जय हिंद दोस्तों, डीपी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल तक हम देख चुके हैं, उसमें हम चंद्रगुप्त को देखें, अशोक को देखें। अशोक के मरने के बाद जो मौर्य काल का अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो आज हम देखेंगे जो देसी शासक थे भारत में, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश। ठीक है, फिर कल की जो क्लास होगी उसमें विदेशी जो शासक थे उनको देखेंगे। जैसे जब यूनानी आए, उसके बाद शक आए, फिर पार्थियन या पहलो आए, उसके बाद कुषाण आए। ठीक है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसको आप रिलेट करके पढ़ोगे, जैसे पिछली क्लास का जो है उसको आप रिलेट करके पढ़ोगे तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाती हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप एंशिएंट नहीं पढ़े, मेडवल पढ़ लिए, तो आपको पुराना छूट जाएगा, याद नहीं रहेगा, कितना भी पढ़ेंगे याद नहीं होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था ये। शुंग वंश का जो है जानने के स्रोत कुछ हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत और पुराण भी हैं, जिसमें वायु पुराण और मत्स्य पुराण भी है। ठीक है, हर्षचरित में जो है इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इसमें पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पतंजलि का जो महाभाष्य है, पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यौनों के आक्रमण की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है गार्गी संहिता, इसमें शुंगों का इतिहास मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम, इसमें भी शुंग इतिहास मिलता है। दिव्यावदान में इसमें अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग द्वारा तोड़ने वाला बताया गया है। ठीक है, अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो अयोध्या जो अभिलेख है, इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग के उत्तराधिकारी थे, धनदेव ने लिखवाया था। ठीक है, इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो कार्य है वो कराए गए थे। तो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा इसमें मिलती है। ठीक है, बेसन नगर का अभिलेख, यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है भरहुत का लेख, इससे शुंग काल की जानकारी मिलती है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। पुष्यमित्र शुंग, यह 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। यह कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था। ठीक है, यह एक कट्टर ब्राह्मणवादी शासक था। इसके 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे। ठीक है, इसने भरहुत स्तूप का भी निर्माण करवाया था। इसकी जो प्रमुख विजय हैं, पुष्यमित्र द्वारा अग्निमित्र की सहायता से विदर्भ पर आक्रमण किया गया तथा वहाँ के जो शासक थे यज्ञसेन को पराजित किया, विदर्भ पर अधिकार कर लिया पराजित करने के बाद। ठीक है, दूसरा जो है खारवेल से युद्ध। कलिंग का राजा खारवेल, जो हाथी गुहा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। ठीक है, यवन आक्रमण, पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन मालविका अग्निमित्रम में मिलता है। डेमेट्रियस नामक शासक
पुष्यमित्र का समकालीन था। यवन, साकेत तथा मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गया था। ठीक है। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी, पुष्यमित्र की जो इनके मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। जो कालिदास थे उनके द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ, वासुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है। भागवत या भागभद्र ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा जो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कंडव वंश की स्थापना की। ठीक है। जो शुंग काल का महत्व है उसको देखते हैं। शुंग काल हिंदू धर्म के पुनर्जीवित करने वाला काल माना जाता है। ठीक है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में पतंजलि का विशेष योगदान था। ठीक है। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया। नेक्स्ट है मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई। मनुस्मृति के अनुसार जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है। इसमें ऐसी बात बोली गई है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शुंगकालीन कला। कला में जो विदिशा है, विदिशा का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ठीक है। स्तंभ है। दूसरा है भाजा का चैत्य एवं विहार। ठीक है। तीसरा है अजंता का नवा चैत्य मंदिर। चौथा है नासिक तथा कार्ले के चैत्य। ठीक है। पांचवा है मथुरा के अनेक यक्षिणियों की मूर्ति। नेक्स्ट है कंडव वंश। 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक इस वंश का संस्थापक वसुदेव था। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कंडव वंश की नींव रखी। इसकी जानकारी हर्षचरित से प्राप्त होती है। वसुदेव ब्राह्मण वंश का था। इसके 3 अन्य शासक भूमिमित्र, नारायण तथा सुष्मन थे। अंतिम शासक सुष्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में शिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली। ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व। पुराणों में सातवाहन को आंध्र जाति तथा आंध्र वृत्त कहा गया है। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित जो प्रदेश थे दक्षिणापथ कहा जाता था। सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान माना जाता है। ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश भी इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है। जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है ये भी इसके अंतर्गत आते थे। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी तथा जो इसकी राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि भाषा लिपि जो थी इसकी ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। सातवाहन वंश की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, किन अभिलेखों से, इसको देखते हैं। रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख। ठीक है। ये पुणे में है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक लेख। ठीक है। गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख। वशिष्ठ पुत्र पुलमामी का नासिक लेख। ठीक है। वशिष्ठ पुत्र पुलमामी का कार्ले लेख। ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हुए सातकर्णी प्रथम, यह इस वंश का प्रथम
जो योग्य शासक था, बहुत ही योग्य शासक था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। जो ये यज्ञ होते थे ना, अश्वमेध यज्ञ, जैसे रामचंद्र जी जब लंका से लौट के आए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो घोड़ा जहाँ जहाँ विजिट करता था, जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था, वो एक छत्र अधिकार हो जाता था राजा का। तो उनके पुत्र ने घोड़ा पकड़ लिया था और चुनौती स्वीकार कर ली थी कि हम रामचंद्र जी से युद्ध करेंगे। लव कुश जो नाम था उनके बेटे का। तो बारी बारी से रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सभी लोग गए थे, चारों भाई गए थे लड़े। 3 भाई तो मूर्छित हो गए थे, ठीक है, कहानी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसने दक्षिणापति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। इसने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई। इसके सिक्कों पर श्री 7 का उल्लेख मिलता है। दूसरा है हाल। हाल एक बड़ा कवि तथा कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की। इसकी भाषा प्राकृत थी। इसकी राज्यसभा में बृहत कथा के रचयिता गुणान तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक शर्ववर्मन निवास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम पुत्र सातकर्णी। 106 ईसा पूर्व से लेकर 106 ईसा ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक। यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। जो इसकी विजय की जानकारी उसकी जो माता थी गौतमी, खलसी के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। उसे इस अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इसने बेड़कटक स्वामी, जो नासिक जिला है, उसकी उपाधि धारण की तथा बेड़कटक नामक नगर की स्थापना की। उसने बौद्ध संघ को अजकालकी तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। इसने राजा राज तथा वेंद्र नरेश की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है। नासिक के निकट जोगलथंबी से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम मिलता है। इसने शक शासक नहपान को हराया था, ठीक है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक है, 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी तक। गौतमी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी शासक बना। इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान या प्रतिष्ठान बनाई, ठीक है। उसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया। उसे दक्षिणापथेश्वर भी कहा जाता है। पुराणों में उसका नाम पुलमा मिलता है, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी, यह सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसने शकों को पराजित भी किया, ठीक है। यह व्यापार तथा जल यात्रा का प्रेमी था, ठीक है। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे। इससे पता चलता है कि ये यात्रा और जल यात्रा का जो बहुत ज़्यादा प्रेमी था, ठीक है। सातवाहन कालीन जो संस्कृतियाँ हैं, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो शांति लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। प्रथम जो पहला था वो राजा, द्वितीय जो था वो महाभोग, तृतीय जो था वो सेनापति। इस समय जिलों को आहार कहा जाता था। इस काल में अधिकारी को अमात्य और महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक कौलमिक कहलाता था, ठीक है। सामाजिक संगठन की बात करें तो सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे, बाद में ब्राह्मण बना दिए गए। कबीलाई मतलब घूम के जो गाय के चारा बटोरते थे, ठीक है, ऐसे लोग। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। यह व्यवस्था
वर्णशंकर कुप्रथा को रोकने के लिए की गई थी। ठीक है, इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी, महिलाएं शिक्षित होती थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थी। समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे। ठीक है, सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था एवं मुद्राएं। इस काल में कृषि की उन्नति के साथ साथ व्यापार वाणिज्य की भी प्रगति हुई। राजा कृषकों के उपज का 6वां भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। ठीक है, मिलिन पन्नों एवं वस्तुओं से व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है, जिसके प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता था। ठीक है, इस समय बाह्य व्यापार पश्चिमी देशों के साथ पूर्वी देशों के साथ होता था, चाहे वो पूर्वी देश हो पश्चिमी देश। ठीक है, दोनों जगह से होता था। सातवाहन काल में व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कापार्षण कहा जाता था। सोने की मुद्रा को सुवर्ण कहा जाता था। ठीक है, जो 35 चांदी के कापार्षणों के बराबर होती थी। सातवाहन पहले शासक थे जो बोटिन तथा शीशे के भी सिक्के चलाए। सातवाहन काल में ही शीशे के सिक्के जो है जारी किए गए थे, इसको बोटिन के सिक्के भी बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। धार्मिक व्यवस्था की बात करें, इस काल में शैव, वैष्णव तथा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया था। ठीक है, कला एवं संस्कृति और इसकी भाषाएं जो थी, इसको देखते हैं। सातवाहन के समय चट्टानों को काटकर चैत्य एवं विहार बनाए गए। सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले का तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध अमरावती का स्तूप है। यह स्तूप संगमरमर का बनाया गया था। इस स्तूप का पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में पता लगाया था इसका। ठीक है, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन नरेश हाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना इसी भाषा में की है। ठीक है, लास्ट है चेदी वंश या महामेघवाहन वंश। कलिंग के चेदी वंश से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। इस वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति ने की थी। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। वह जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ, जिसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व मगध का शासक जो महापद्मनंद कलिंग से ले गया था। हाथी गुफा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान देने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों जैसे चोल, चेर एवं पांड्यों को उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए। उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ। ठीक है, ओवरऑल ये समझ में आ गया कि जब एक बड़ी सत्ता जाती है, एक बड़ा साम्राज्य जब टूटता है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे साम्राज्य जो है खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से जो देसी शासक थे वो हावी हो गए मगध साम्राज्य के ऊपर और धीरे धीरे सब स्टेट टूटने लग गए।